अधूरी मौत, शीतल का खेल। जब उस पर पड़ा भारी, मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया, जो कुछ भी चाहा मिला। शीतल उस हिल स्टेशन के होटल के कमरे में खुद ब खुद गुनगुना रही थी। क्या बात है शीतू, बहुत खुश नजर आ रही हो। अनल उसके पास आकर कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। हां अनल, मैं आज बहुत खुश हूं। तुम मुझे मेरे मनपसंद के हिल स्टेशन पर जो ले आए हो, मेरे लिए तो यह सब एक सपने के जैसा था। पिताजी एक फैक्ट्री में छोटा मोटा काम करते थे। ऊपर से हम 6 भाई बहन, ना खाने का अता पता होता था, न पहनने के लिए ढंग के कपड़े थे। किसी तरह सरकारी स्कूल में इंटर तक पढ़ पाई। हम लोगों को स्कूल में वजीफे के पैसे मिल जाते थे। उन्हीं पैसों से कपड़े वगैरह खरीद लेते थे। एक बार पिताजी कोई सामान लाए थे। जिस कागज में सामान था उसी में इस पर्वतीय स्थल के बारे में लिखा था। तभी से यहां आने की दिली इच्छा थी मेरी। और आज यहां पर आगे शीतल होटल के कमरे की बड़ी सी खिड़की के कांच से बाहर बनते बादलों को देखते हुए बोली। क्यों, पिछली बातों को याद करके अपने दिल को छोटा करती हो? शीतू, जो बीत गया वह भूत था। आज के बारे में सोचो और भविष्य की योजना बनाओ। वर्तमान में जियो अनल, शीतल के गालों को थपथपाते हुए बोला। बिल्कुल ठीक है अनल, हमारी शादी को 9 महीने हो गए हैं और इन 9 महीनों में तुमने अपने बिजनेस के बारे में इतना सिखा पढ़ा दिया है कि मैं तुम्हारे मैनेजर से सारी रिपोर्ट्स भी लेती हूं और उन्हें इंस्ट्रक्शंस भी देती हूं, हिसाब किताब भी देख लेती हूं। शीतल बोली। हां शीतू, ये सब तो तुम्हें संभालना ही था। 5 साल पहले मां की मौत के बाद पिताजी इतने टूट गए कि उन्हें पैरालिसिस हो गया। कंपनी से जुड़े 100 परिवारों को सहारा देने वाले खुद दूसरे के सहारे के मोहताज हो गए। नौकरों के भरोसे पिताजी की सेहत गिरती ही जा रही थी। तुम नई थी, इसीलिए पिताजी का बोझ तुम पर न डालकर तुम्हें बिजनेस में ट्रेंड करना ज्यादा उचित समझा। पिताजी के साथ मेरे लगातार रहने के कारण उनकी सेहत भी काफी अच्छी हो गई है। हालांकि बोल अब भी नहीं पाते हैं। मैं चाहता हूं कि इस हिल स्टेशन से हम एक निशानी लेकर जाएं, जो हमारे अपने लिए और उसके दादाजी के लिए जीने का सहारा बने। अनल शीतल के पीछे खड़ा था। वह दोनों हाथों का हार बनाकर गले में डालते हुए बोला। वह सब बातें बाद में करेंगे, अभी तो 7 दिन है, खूब मौके मिलेंगे। शीतल बोली। अगली सुबह अनल ने कहा, देखो आज 5 विजिटिंग पॉइंट्स पर चलना है। 9 बजे टैक्सी आ जाएगी, हम यहां से नाश्ता करके निकलते हैं। लंच किसी सूटेबल पॉइंट पर ले लेंगे। हां, मैं तैयार होती हूं। शीतल बोली। सर, आपकी टैक्सी आ गई है। नाश्ते के बाद होटल के रिसेप्शन से फोन आया। ठीक है, हम नीचे पहुंचते हैं। अनल बोला। दिन भर घुमाने के बाद ड्राइवर ने दोनों को होटल में छोड़ दिया। शीतल अनल के कंधे का सहारा लेकर टैक्सी से निकलते हुए बोली। अनल, जब हम घूमकर लौट रहे थे तब उस संकरे रास्ते पर क्या एक्सीडेंट हो गया था? ट्रैफिक जाम था। तुम देखने भी तो उतरे थे। एक टैक्सी वाले से एक बुजुर्ग को हल्की सी टक्कर लग गई। बुजुर्ग इलाज के लिए पैसे मांग रहा था, इसीलिए पूरा रास्ता जाम था। अनल ने बताया। ऐसा ही एक एक्सीडेंट हमारी जिंदगी में भी हुआ था, जिससे हमारी जिंदगी ही बदल गई। अनल ने आगे जोड़ा। हां, मुझे याद है, उस दिन पापा मेरे रिश्ते की बात करने कहीं जा रहे थे। तभी सड़क पार करते समय तुम्हारे खास दोस्त वीर की स्पीड से आती हुई कार ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनके पैर की हड्डी टूट गई और वह चलने से लाचार हो गए। शीतल बोली। हां, और तुम्हारे पिताजी ने हरजाने के तौर पर तुम्हारी शादी वीर से करने की मांग रखी। मेरा रिश्ते टूटने की सारी जवाबदारी वीर की ही थी, इसलिए हरजाना तो उसी को देना था, न शीतल। अपने पिता की मांग को जायज ठहराते हुए बोली। वीर तो बेचारा पहले से ही शादीशुदा था, वह कैसे शादी कर सकता था? मेरी मम्मी की मौत के बाद वीर की मां ने मुझे बहुत संभाला और पिताजी को पैरालिसिस होने के बाद तो वह मेरे लिए मां से भी बढ़कर हो गई। कई मौकों पर उन्होंने मुझे वीर से भी ज्यादा प्राथमिकता दी। उस परिवार को मुसीबत से बचाने के लिए ही मैंने तुमसे शादी की। मेरे बिजनेस की पोजीशन को देखते हुए कोई भी पैसे वाली लड़की मुझे मिल जाती। मैं किसी गरीब घर की लड़की से शादी करने के पक्ष में था, ताकि वह पिताजी की देखभाल कर सके। मतलब तुम्हें एक नौकरानी चाहिए थी जो बीवी की तरह रह सके। शीतल के स्वर में कुछ कड़वापन था। बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुना था
कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं, मगर हमारी जोड़ी सड़क पर बनी। लेकिन मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैंने पिछले 9 महीनों में एक नई शीतल गढ़ दी है जो मेरा बिजनेस हैंडल कर सकती है। बस एक ही ख्वाहिश और है जिसे तुम पूरा कर सकती हो। अनल हसरत भरी निगाहों से शीतल की तरफ देखते हुए बोला। अनल पहाड़ों पर चढ़ने उतरने के कारण बदन दर्द से टूट रहा है। कोई पेन किलर लेकर आराम से सोते हैं। वैसे भी सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। सनराइज पॉइंट जाने के लिए यहां सूर्योदय 5:30 बजे तक हो ही जाता है। शीतल सपाट मगर चुभने वाले लहजे में बोली। अनल अपना सा मुंह लेकर बिस्तर में दुबक गया। अगली सुबह ड्राइवर आया तो शीतल उससे बोली, ड्राइवर भैया, आज ऐसी जगह ले चलो जो एकदम से अलग सा एहसास देती हो। जी मैडम, यहां से 20 किलोमीटर दूर है। इस टूरिस्ट प्लेस की सबसे ऊंची जगह, वहां से आप सारा शहर देख सकती है। करीब 1000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। वहां पर आप टेंट लगाकर कैंपिंग भी कर सकते हैं। यहां टेंट में रात को रुकने का अपना ही रोमांच है। वहां आपको डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं होगा। ड्राइवर ने उस जगह के बारे में बताया। और लोग भी तो होते होंगे वहां पर? अनल ने पूछा। सामान्यतः भीड़ वाले समय में 2 टेंटों के बीच लगभग 100 मीटर की दूरी रखी जाती है। आपकी इच्छा अनुसार आपका टेंट नो डिस्टर्ब वाले जोन में लगा देंगे, ड्राइवर ने बताया। चलो ना अनल, ऐसी जगह पर तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी, शीतल जोर देते हुए बोली। चलो भैया, आज उसी टेंट में रुकते हैं, अनल खुश होते हुए बोला। लगभग 1 घंटे के बाद वह लोग उस जगह पर पहुंच गए। साहब, यहां से लगभग 1 किलोमीटर आपको संकरे रास्ते से चढ़ाई करनी है, ड्राइवर गाड़ी पार्किंग में लगाते हुए बोला। अच्छा होता तुम भी हमारे साथ ऊपर चलते, एक टेंट तुम्हारे लिए भी लगवा देते। अनल गाड़ी से उतरते हुए बोला। नहीं साहब, मैं नहीं चल सकता। मैं आज अपने परिवार के साथ रहूंगा। यहां आपको टेंट 24 घंटे के लिए दिया जाएगा। उसमें सभी सुविधाएं होती हैं। आप खाना बनाना चाहें तो सामान की पूरी व्यवस्था कर दी जाती है, और मंगवाना चाहे तो ये लोग बताए समय पर खाना डिलीवर भी कर देते हैं। यहां कैंप फायर का अपना ही मजा है। इससे जंगली जानवरों का खतरा भी कम रहता है। ड्राइवर ने बताया। लगभग 1 घंटे की चढ़ाई के बाद दोनों पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर थे। हाय, कितना सुंदर लग रहा है यहां से। घर, पेड़, लोग कितने छोटे छोटे दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे नीचे बोनों की बस्ती हो। मन नाचने को कर रहा है। शीतल खुश होकर बोली। दूर तक कोई नहीं है यहां। पर अरे शीतू, संभालो अपने आप को, ज्यादा आगे मत बढ़ो। टेंट वाले ने बताया है ना, नीचे बहुत गहरी खाई है। अनल ने चेतावनी दी। यहां आओ अनल, एक सेल्फी इस पॉइंट पर हो जाए, शीतल बोली। लो आ गया, ले लो सेल्फी अनल। शीतल के नजदीक आता हुआ बोला। वाह, क्या शानदार फोटो आए हैं। शीतल मोबाइल में फोटो देखते हुए बोली। चलो तुम्हारी कुछ स्टाइलिश फोटो लेते हैं, फिर तुम मेरी लेना। अरे कुछ देर टेंट में आराम कर लो, चढ़कर आई हो, थक गई होगी, अनल बोला। नहीं, पहले फोटो, शीतल ने जिद की। तुम ये गॉगल लगाओ, दोनों हथेलियों को सिर के पीछे रखो। हां, और एक कोहनी को आसमान और दूसरी कोहनी को जमीन की तरफ रखो। वाह, क्या शानदार पोज बनाया है। शीतल ने अनल के कई कई एंगल्स से फोटो लिए। अब उसी चट्टान पर जूते के तस्मे बांधते हुए एक फोटो लेते हैं। अरे ऐसे नहीं, मुंह थोड़ा नीचे रखो, फोटो में फीचर्स अच्छे आने चाहिए। ओफो, ऐसे नहीं बाबा, मैं आकर बताती हूं, थोड़ा झुको और नीचे देखो। शीतल ने निर्देश दिए। तस्मे बांधने के चक्कर में अनल कब अनबैलेंस हो गया पता ही नहीं चला। अनल का पैर चट्टान से फिसला और वह पलक झपकते ही नीचे गहरी खाई में गिर गया। एक अनहोनी जो नहीं होनी थी हो गई। अनल अनल अनल। शीतल जोर जोर से चीखने लगी। उसने ड्राइवर को फोन लगाया। भैया, अनल पैर फिसलने के कारण खाई में गिर गए हैं, कुछ मदद करो, शीतल जोर से रोते हुए बोली। कहा, वैसे कल शाम तक मिस्टर वीर भी आ जाएंगे। दूसरे दिन शाम के लगभग 4 बजे वीर थाने पहुंच गया। इंस्पेक्टर ने पूरी जानकारी उसे देते हुए पूछा, वैसे आपके दोस्त के और उनकी पत्नी के आपसी संबंध कैसे है? अनल और शीतल की शादी को 9 महीने हो चुके हैं और अनल ने मुझसे आज तक ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे लगे कि दोनों के बीच कुछ एबनॉर्मल है। वीर ने इंस्पेक्टर को बताया। और आपकी भाभी जी मतलब शीतल जी के बारे में क्या ख्याल है आपका? इंस्पेक्टर ने अगला प्रश्न किया।
जी, वो एक गरीब घर से जरूर है, मगर उनकी बुद्धि काफी तीक्ष्ण है। उन्होंने बिजनेस की बारीकियों पर अच्छी पकड़ बना ली है। अनल भी अपने आप को चिंता मुक्त एवं हल्का महसूस करता था। वीर ने बताया, देखिए, आपके बयानों के आधार पर हम इस केस को दुर्घटना मानकर समाप्त कर रहे हैं। यदि भविष्य में कभी लाश से संबंधित कोई सामान मिलता है तो शिनाख्त के लिए आपको बुलाया जा सकता है। इंस्पेक्टर ने कहा, जी बिल्कुल। वीर भैया, अनल की आत्मा की शांति के लिए सभी पूजा पाठ पूरे विधि विधान से करवाइए। मैं नहीं चाहती अनल की आत्मा को किसी तरह का कष्ट पहुंचे। शहर पहुंचने पर भीगी आंखों के साथ शीतल ने हाथ जोड़कर कहा, जी भाभी जी, आप निश्चिंत रहिए। वीर बोला। एक दिन वीर ने शीतल से कहा, करीब 6 महीने पहले अनल ने एक बीमा पॉलिसी ली थी जिसमें अनल की प्राकृतिक मौत होने पर 5 करोड़ और दुर्घटना में मृत्यु होने पर 10 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। यदि आप कहें तो इस संदर्भ में कार्रवाई करें। वीर भाई साहब, आप जिस बीमे के बारे में बात कर रहे हैं उसके विषय में मैं पहले से जानती हूं और अपने वकीलों से इस बारे में बातें भी कर रही हूं। शीतल ने रहस्योद्घाटन किया। अनल का स्वर्गवास हुए 45 दिन बीत चुके थे। अब तक शीतल की जिंदगी सामान्य हो गई थी। धीरे धीरे उसने घर के सभी पुराने नौकरों को निकालकर नए नौकर रख लिए थे। हटाने के पीछे तर्क यह था कि वे लोग उससे अनल की तरह नरम व पारिवारिक व्यवहार की अपेक्षा करते थे, जबकि शीतल का व्यवहार सभी के प्रति नौकरों जैसा वो कड़ा था। नए सभी नौकर शीतल के पूर्व परिचित थे। इस बीच शीतल लगातार वीर के संपर्क में थी तथा बीमे की पॉलिसी को जल्द से जल्द इनकैश करवाने के लिए जोर दे रही थी। शीतल की जिंदगी में बदलाव अब स्पष्ट दिखाई देने लगा था। एक दिन शीतल क्लब से रात 12 बजे लौटी। कार से उतरते हुए उसे घर की दूसरी मंजिल पर किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। उसने ध्यान से देखने की कोशिश की, मगर धुंधले चेहरे के कारण कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आश्चर्य की बात यह थी कि जिस गैलरी में वह शख्स खड़ा था वह उसके ही बेडरूम की गैलरी थी और वह ऊपर खड़ा होकर बाहें फैलाए शीतल को अपनी तरफ आने का इशारा कर रहा था। शीतल अपने बेडरूम की तरफ भागी, मगर वह बाहर से उसी प्रकार बंद था जैसे वह करके गई थी। दरवाजा बाहर से बंद होने के बावजूद कोई अंदर कैसे जा सकता है, यह सोचकर वह गैलरी की तरफ गई। गैलरी की तरफ जाने वाला दरवाजा भी अंदर से लॉक था। शीतल ने सोचा शायद कोई चोर होगा, अतः वह सुरक्षा के नजरिए से अपने साथ बेडरूम में रखी अनल की रिवॉल्वर लेकर गैलरी में गई, मगर वहां कोई नहीं था। शीतल को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। रात को वह क्लब से घर लौटी, तभी उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। हेलो, मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया, मैंने जो भी चाहा मिल गया। दूसरी तरफ से किसी पुरुष के गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। कौन है? शीतल ने तिलमिलाकर पूछा। जवाब में वह व्यक्ति वही गीत गुनगुनाता रहा। शीतल ने झुंझलाकर फोन काट दिया और आए हुए नंबर की जांच करने लगी, मगर स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले नहीं हो रहा था। उसे याद आया, ये तो वही पंक्तियां थीं जो वह उस हिल स्टेशन पर होटल में अनल के सामने बुदबुदा रही थी। कौन हो सकता है यह व्यक्ति? मतलब होटल के कमरे में कहीं गुप्त कैमरा लगा था जो उस होटल में रुकने वाले जोड़ों की अंतरंग तस्वीरें कैद कर उन्हें ब्लैकमेल करने के काम में लिया जाता होगा। लेकिन जब उन्हें उसकी और अनल की ऐसी कोई तस्वीर नहीं मिली, तो इन पंक्तियों के माध्यम से उसका भावनात्मक शोषण कर ब्लैकमेल कर रुपए ऐंठना चाहते होंगे। शीतल बेडरूम में जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ ही रही थी कि एक बार फिर से मोबाइल की घंटी बज उठी। इस बार उसने रिकॉर्ड करने की दृष्टि से फोन उठा लिया। फिर वही आवाज और फिर वही पंक्तियां। उसने फोन काट दिया, मगर फोन काटते ही फिर घंटी बजने लगी। बेडरूम का लॉक खोलने तक 4 से 5 बार ऐसा हुआ। झुंझलाकर शीतल ने मोबाइल ही स्विच ऑफ कर दिया। उसे डर था कि यह फोन उसे रात भर परेशान करेगा और वह चैन से नहीं सो पाएगी। शीतल कपड़े चेंज करके आई और लाइट्स ऑफ करके लेटी ही थी कि उसके बेडरूम में लगे लैंडलाइन फोन पर आई। घंटी से वह चौंक गई। यह तो प्राइवेट नंबर है और बहुत ही चुनिंदा और नजदीकी लोगों के पास थी। क्या किसी परिचित के यहां कुछ अनहोनी हो गई? यही सोचते हुए उसने फोन उठा लिया। फोन उठाने पर फिर वही पंक्तियां कानों में पड़ने लगी। शीतल बुरी तरह से घबरा गई। ऐसी के चलते रहने के बावजूद
उसके माथे पर पसीना उभर आया। कोई उसे डिस्टर्ब न करे, इसलिए उसने लैंडलाइन फोन का भी प्लग निकालकर डिस्कनेक्ट कर दिया। फोन डिस्कनेक्ट करके वह मुड़ी ही थी कि उसकी नजर बेडरूम की खिड़की पर लगे शीशे की तरफ गई। शीशे पर किसी पुरुष की परछाई दिख रही थी, जो कल की ही तरह बाहें फैलाए उसे अपनी तरफ बुला रहा था। वह जोरों से चीखी और बेडरूम से निकलकर नीचे की तरफ भागी। चेहरे पर पानी के छींटे पड़ने से शीतल की आंखें खुली। क्या हुआ? उसने हल्के से बुदबुदाते हुए पूछा। घर के सारे नौकर और चौकीदार शीतल को घेर कर खड़े थे और उसका सिर एक महिला की गोद में था। शायद आपने कोई डरावना सपना देखा और चीखते हुए नीचे आ गई और यहां गिरकर बेहोश हो गई। चौकीदार ने बताया, भाभी जी, जैसा कि आपने कहा था, मैंने इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिसर्स से बात की है। चूंकि यह केस कुछ पेचीदा है, फिर भी वह कुछ ले देकर केस निपटा सकते हैं। वीर ने कहा, कितना, क्या और कैसे देना पड़ेगा? हमारी तरफ से कौन कौन से पेपर्स लगेंगे? शीतल ने शांत भाव से पूछा। हमें उस हिल स्टेशन वाले थाने से पिछले 3 केस की ऐसी रिपोर्ट निकलवानी होगी जिसमें लिखा होगा कि उस खाई में गिरने के बाद उन लोगों की लाशें नहीं मिली। इस काम के लिए अधिकारियों को मिलने वाली राशि का 25% मतलब 2.5 करोड़ रुपए देना होगा। यह रुपए उन्हें नगद देने होंगे, कुछ पैसा अभी पेशगी देना होगा। बाकी क्लेम सेटल होने के बाद, चूंकि बात मेरे माध्यम से चल रही है, अतः पेमेंट भी मेरे द्वारा ही होगा, वीर ने बताया। 2.5 करोड़। शीतल की आंखें चौड़ी हो गई। ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? वो बोली, देखिए भाभी जी, अगर हम वास्तविक क्लेम पर जाएंगे तो सालों का इंतजार करना होगा, शायद कम से कम 7 साल। फिर उसके बाद कोर्ट का अप्रूवल। वीर ने अपना मत रखा। आप क्या चाहते हैं? इस डील को स्वीकार कर लिया जाए? शीतल ने पूछा। जी, मेरे विचार से बुद्धिमानी इसी में है, वीर बोला। अभी हमें सिर्फ 25 लाख रुपए देने हैं। यह 25 लाख लेने के बाद इंश्योरेंस ऑफिस एक लेटर जारी करेगा, जिसके आधार पर हम उस हिल स्टेशन वाले थाने से पिछले 3 केस की केस हिस्ट्री लेंगे। इस हिस्ट्री के आधार पर कंपनी हमारे क्लेम को सेटल करेगी और 10 करोड़ का चेक जारी करेगी। वीर ने पूरी योजना विस्तार से समझाई। ठीक है, 1 से 2 दिन में सोचकर बताती हूं। 25 लाख का इंतजाम करना भी आसान नहीं होगा, शीतल बोली। अच्छा भाभी जी, मैं चलता हूं। वीर उठते हुए नमस्कार की मुद्रा बनाकर बोला। शीतल की तीक्ष्ण बुद्धि यह समझ गई कि वीर दोस्ती के नाम पर धोखा दे रहा है, और हो न हो यह वही शख्स है जो उसे रातों में डरा रहा है। यह मुझे डराकर सारा पैसा हड़पना चाहता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी और इसे रंगे हाथों पुलिस को पकड़वाऊंगी। रोजाना की तरह आज भी लगभग 8 बजे शाम को वह क्लब जाने के लिए निकली। आज शीतल बेफिक्र थी, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि पिछले दिनों हो रही घटनाओं के पीछे किसका हाथ है। अब उसका डर निकल चुका था। उसने वीर को सबक सिखाने की योजना पर भी काम चालू कर दिया था। बंगले की गली से निकलकर जैसे ही वह मुख्य सड़क पर आने को हुई, तो कार की हेडलाइट सामने खड़े बाइक सवार पर पड़ी। उस बाइक सवार की शक्ल हूबहू अनल के जैसी थी। अनल कैसे हो सकता है? ओहो, तो वीर ने उसे डराने के लिए यहां तक रच डाला कि अनल का हमशक्ल रास्ते में खड़ा कर दिया। अपने आप से बात करते हुए शीतल बोली, हद है कमीनेपन की। जी मैडम, कुछ बोला आपने? ड्राइवर ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं, चलते रहो, शीतल बोली। मैडम, मैं कल की छुट्टी लूंगा। ड्राइवर बोला, क्यों? शीतल ने पूछा। मेरी पत्नी को झाड़ फूंक करवाने ले जाना है। ड्राइवर बोला, उस पर ऊपर की हवा का असर है। अरे भूत प्रेत चुड़ैल वगैरह कुछ नहीं होता, फालतू पैसा मत बर्बाद करो, शीतल ने सीख दी। नहीं मैडम, अगर मरने वाले की कोई इच्छा अधूरी रह जाए तो वह इच्छा पूर्ति के लिए भटकती रहती है, उसे भी मुक्त करा दिया जाना चाहिए, ड्राइवर बोला। अधूरी इच्छा बोलने के साथ ही शीतल को याद आया कि अनल की मौत भी तो एक अधूरी इच्छा के साथ हुई है। तो अभी जो दिखाई पड़ा वह अनल ही था। अनल ही साय के माध्यम से उसे अपने पास बुला रहा था, उसके प्राइवेट नंबर पर कॉल कर रहा था। पिछले 12 घंटों से जीने की हिम्मत बटोरने वाली शीतल पर एक बार फिर डर का साया छाने लगा था। क्लब की किसी भी एक्टिविटी में उसका दिल नहीं लगा। आज वह इस डर से क्लब से जल्दी निकल गई कि दिखाई देने वाला व्यक्ति कहीं सचमुच अनल तो नहीं। अभी कार क्लब के गेट के बाहर निकली ही थी कि शीतल की नजर एक बार फिर बाइक पर बैठे अनल पर पड़ी,
जो उसे बाय बाय करते हुए जा रहा था। लेकिन इस बार उसने रंगीन नहीं, एकदम सफेद कपड़े पहने थे। ड्राइवर, उस बाइक का पीछा करो, पसीने में नहाई, शीतल बोली। उसकी आवाज अटक रही थी। घबराहट के मारे, बाइक? कौन सी बाइक मैडम? ड्राइवर ने पूछा। अरे वही बाइक जो वह सफेद कपड़े पहने आदमी चला रहा है। शीतल कुछ साहस बटोर कर बोली। मैडम, मुझे ना तो कोई बाइक दिखाई पड़ रही है, न कोई इस तरह का आदमी, और जिस तरफ आप जाने का बोल रही हैं वह रास्ता तो श्मशान की तरफ जाता है। आप तो जानती ही हैं मैं अपने घर में इस तरह की एक परेशानी से जूझ रहा हूं, इसीलिए इस वक्त इतनी रात को मैं उधर जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। ड्राइवर ने जवाब दिया। अब शीतल का डर और भी अधिक बढ़ गया। वह समझ चुकी थी उसे जो दिखाई दे रहा है वह अनल का साया ही है। अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह पंक्तियों की आवाज भी अनल की ही थी। क्या चाहता है अनल का साया उससे? शीतल अभी यह सब सोच ही रही थी कि कार बंगले के उस मोड़ पर आ गई जहां उसने जाते समय अनल को बाइक पर देखा था। उसने गौर से देखा, उस मोड़ पर अभी भी एक बाइक पर कोई खड़ा है। अब की बार कार की हेडलाइट सीधे खड़े हुए आदमी के चेहरे पर पड़ी। उसे देखकर शीतल का चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगा जैसे उसका खून पानी हो गया है, शरीर ठंड। देखो भैया, उस मोड़ पर बाइक पर एक आदमी खड़ा है, सफेद कपड़े पहनकर। डर से कांपती हुई शीतल बोली। नहीं मैडम, जिसे आप सफेद कपड़ों में आदमी बता रही हैं वो वास्तव में एक बाइक वाली कंपनी के विज्ञापन का साइन बोर्ड है जो आज ही लगा है, ड्राइवर ने कहा और गाड़ी बंगले की तरफ मोड़ दी। ड्राइवर की बात सुनकर फुल स्पीड में चल रहे एयर कंडीशन के बावजूद शीतल को इतना पसीना आया कि उसके पैरों में कसकर बंधी सैंडल में से उसके पंजे फिसलने लगे, कदम लड़खड़ाने लगे। वह लड़खड़ाते कदमों से ड्राइवर के सहारे बंगले में दाखिल हुई और ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठ गई। वह सोच ही रही थी कि अपने बेडरूम में जाए या नहीं। तभी शीतल अचानक बजी। डोरबेल की आवाज से डर गई। किसी अनहोनी की आशंका से पसीने पसीने होने लगी। शीतल उठकर बाहर जाना नहीं चाहती थी। वह ड्राइंग रूम की खिड़की से देखने लगी। चौकीदार ने मेन गेट पर बने स्लाइडिंग विंडो से देखने की कोशिश की, मगर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। अतः वह छोटा गेट खोलकर बाहर देखने लगा। ज्यों ही उसने गेट खोला, शीतल को सामने के लैंप पोस्ट के नीचे खड़ा अनल दिखाई दिया। इस बार उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और वह दोनों बाहें फैलाए हुए था। चौकीदार उसे देखे बिना ही सड़क पर अपनी लाठी फटकारने लगा और जोरों से विस्लिंग करने लगा। इसका मतलब था कि चौकीदार को अनल दिखाई नहीं पड़ा, इसीलिए वह उससे बात न करके जमीन पर लाठी फटकार कर अपनी ड्यूटी की खानापूर्ति कर रहा था। शीतल सोचने लगी, उस दिन अगर उसकी इच्छा पूर्ति कर देती तो शायद अनल इस रूप में नहीं आता और उसे इस तरह डर कर नहीं रहना पड़ता। कल ड्राइवर के साथ वह भी उस झाड़ फूंक करने वाले ओझा के पास जाएगी। पुलिस से शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। शीतल अभी पूरी तरह से निर्णय ले भी नहीं पाई थी कि मोबाइल पर आई काल की रिंग से डरकर वह दोहरी हो गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह जानती थी कि इस समय फोन करने वाला कौन होगा। उसने हिम्मत करके मोबाइल की स्क्रीन पर देखा। इस बार किसी का नंबर डिस्प्ले हो रहा था। नंबर अनजाना जरूर था, मगर यह नंबर उसके लिए एक प्रमाण बन सकता है। यही सोचकर उसने फोन उठा लिया। उसे विश्वास था कि उसे फिर वही पंक्तियां सुनने को मिलेंगी, लेकिन उसका अनुमान गलत निकला। हेलो शीतू, उधर से आवाज आई। कौन हो तुम? शीतल बहुत हिम्मत करके अपनी घबराहट पर नियंत्रण रखते हुए बोली। तुम्हें शीतू कौन बुला सकता है? कमाल हो गया, तुम अपने पति की आवाज तक नहीं पहचान पा रही हो। अरे भाई, मैं तुम्हारा पति अनल बोल रहा हूं। उधर से आवाज आई। तुम तो मर गए थे ना? शीतल ने हकलाते हुए पूछा। हां, मगर मेरी वह अधूरी मौत थी। इट वॉज जस्ट एन इनकम्प्लीट डेथ, क्योंकि मैं अपनी एक अधूरी इच्छा के साथ मर गया था। इस कारण मुझे तुमसे मिलने वापस आना पड़ा। अनल बोला। तुम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सीधे घर पर भी आ सकते थे। मुझे इस तरह परेशान करने की क्या जरूरत है? शीतल सहमे हुए स्वर में बोली। देखो शीतू, मैं अब आत्मा बन चुका हूं और आत्मा कभी भी उस जगह पर नहीं जाती जहां पर भगवान रहते हैं। पिताजी ने बंगला बनवाते समय हर कमरे में भगवान की एक मूर्ति लगाई थी।
यही मूर्तियां मुझे तुमसे मिलने से रोकती है, लेकिन मैं तुमसे आखिरी बार मिलकर जाना चाहता हूं। बस मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो। उधर से अनल अनुरोध करता हुआ बोला। मगर एक आत्मा और शरीर का मिलन कैसे होगा? शीतल ने पूछा। मैं एक शरीर धारण करूंगा जो सिर्फ तुमको दिखाई देगा और किसी को नहीं, जैसे आज ड्राइवर व चौकीदार को दिखाई नहीं दिया। अनल ने जवाब दिया, ठीक है, बताओ कहां मिलना है? शीतल ने पूछा। मैं भी इस डर डर के जीने वाली जिंदगी से परेशान हो गई हूं, शीतल ने कहा। शहर के बाहर सुनसान पहाड़ी पर जो टीला है उसी पर मिलते हैं। आखिरी बार? अनल बोला। दोपहर 12 बजे। ठीक है, मैं आती हूं, शीतल बोली। शीतल अब निश्चिंत हो गई। वह सोचने लगी, इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। अगर वह सचमुच एक आत्मा हुई तो अरे, उसने खुद ने ही तो बता दिया है कि जहां भगवान होते हैं वहां वह ठहर ही नहीं सकता। मतलब भगवान को साथ ले जाना होगा। और अगर वह खुद कोई फ्रॉड हुआ तो अपनी आत्मरक्षा के लिए रिवॉल्वर साथ ले जाऊंगी। शीतल ने निर्णय लिया। सुबह उठकर उसने अपने दोनों हाथों की कलाइयों, बाजुओं, गले, यहां तक कि कमर में भी भगवान के फोटो वाली लॉकेट पहन लिए, ताकि वह आत्मा उसे छूने से पहले ही समाप्त हो जाए। साथ ही रिवॉल्वर भी अपने पर्स में रख ली। ड्राइवर आज छुट्टी पर था। उसने खुद गाड़ी चलाने का निर्णय लिया। वह निर्धारित समय से 15 मिनट पहले ही सुनसान पहाड़ी पर पहुंच गई, लेकिन अनल उससे भी पहले से वहां पहुंचा हुआ था। ऐसा लगता है तुम सुबह से ही यहां आ गए हो, शीतल अनल की तरफ देखते हुए बोली। शीतू, मैं तो रात से ही तुम्हारे इंतजार में बैठा हूं, अनल बोला। कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हो? अनल, शीतल अपने आप को संभालती हुई बोली। बस एक ही इच्छा है जो मैं मरकर भी नहीं जान पाया। अनल थोड़ा रुकता हुआ बड़ी संजीदगी से बोला कि तुमने मुझे उस ऊंची पहाड़ी से धक्का क्यों दिया? इसका जवाब दो। इसके बाद मैं सदा सदा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाऊंगा। हां, तुम्हें यह जवाब जानने का पूरा हक है, और यह सुनसान जगह उसके लिए उपयुक्त भी है। अनल, तुम तो मेरी पारिवारिक स्थिति अच्छी तरह से जानते ही हो। मैं बचपन से बहनों के उतारे हुए पुराने कपड़े और बची खुची रोटियों के दम पर ही जीवित रही हूं। लेकिन किस्मत ने मुझे उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां मेरे चारों ओर खाने पीने और पहनने ओढ़ने की बेशुमार चीजें बिखरी पड़ी थी। ये सब वे खुशियां थीं जिसका इंतजार मैं पिछले 23 साल से कर रही थी। एक तुम थे कि मुझे मां बनाने पर तुले थे, और मैं जानती थी एक बार मां बनाने के बाद मेरी सारी इच्छाएं बच्चे के नाम पर कुर्बान हो जाती। और यह भी संभव था कि एक बच्चे के 3-4 साल का होने के बाद मुझसे दूसरे बच्चे की मांग की जाती। अब तुम ही बताओ, मेरी अपनी सारी इच्छाओं का क्या होता? क्या बच्चे और परिवार के नाम पर मेरी ख्वाहिशें अधूरी नहीं रह जाती? मैं अपनी इच्छाओं को किसी के साथ भी बांटना नहीं चाहती थी, न तुम्हारे साथ, न बच्चों के साथ। मैं भरपूर जिंदगी जीना चाहती हूं। सिर्फ अपने और अपने लिए उस पहाड़ी को देखते ही मैंने मन ही मन योजना बना ली थी। इसी कारण स्टाइलिश फोटो के नाम पर ऐसा पोज बनवाया जिससे मुझे धक्का देने में आसानी हो। शीतल ने अपनी योजना का खुलासा किया। मैं अब तक इस बात को भी अच्छी तरह से समझ चुकी हूं कि तुम कोई आत्मा नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें इसी पल आत्मा में तब्दील कर दूंगी। कहते हुए शीतल ने अपने पर्स से रिवॉल्वर निकालते हुए कहा, हां, तुम्हारी लाश पुलिस को मिल जाएगी तो मुझे बीमे का क्लेम भी आसानी से मिल जाएगा। शीतल ने आगे जोड़ा। देखो शीतल, दोबारा ऐसी गलती मत करो। तुम्हारे पीछे पुलिस यहां पर पहुंच ही चुकी है। अनल शीतल को चेताते हुए बोला। मूर्ख, मुझे छोटा बच्चा समझ रखा है क्या? तुम कहोगे पीछे देखो, और मैं पीछे देखूंगी तो मेरी पिस्तौल छीन लोगे। शीतल कातिल हंसी हंसते हुए बोली। शीतल गोली चलाती इससे पहले ही उसके पैर के निचले हिस्से पर किसी भारी चीज से प्रहार हुआ। अला, अब मर गई, कहते हुए शीतल जमीन पर गिर गई और हाथों से रिवॉल्वर छूट गई। उसने पीछे पलट कर देखा तो सचमुच में पुलिस खड़ी थी और साथ में वीर भी था। आपका कन्फेशन लेने के लिए ही यह ड्रामा रचा गया था मैडम। इस सारे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी कर ली गई है। अनल ने कपड़ों में 3 से 4 स्पाई कैमरे लगा रखे थे। इंस्पेक्टर ने कहा, आपको कुछ जानना है? हां इंस्पेक्टर, मैं ये जानना चाहती हूं कि अनल का भूत कैसे पैदा किया गया। वह मेरी गैलरी में कैसे चढ़ा और उतरा? वह मेरे अलावा किसी और को दिखाई क्यों नहीं दिया? शीतल ने अपनी जिज्ञासा रखी
यह वास्तव में ठीक उसी तरह का शो था जैसा कि कई शहरों में होता है। लाइट एंड साउंड शो के जैसा लेजर लाइट से चलने वाला इसकी वीडियो अनलव वियर ने ही बनाई थी और इसका संचालन आपके बंगले के सामने बन रही एक निर्माणाधीन बिल्डिंग से किया जाता था, इंस्पेक्टर ने बताया। और आपके ड्राइवर और चौकीदार तो बेचारे इस योजना में शामिल होकर आपके साथ नमकहरामी नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें थाने बुलाया और पूरा मामला समझाया गया तो वह साथ देने को तैयार हो गए। ड्राइवर की आज की छुट्टी भी इसी पटकथा का एक हिस्सा है। पहाड़ी पर इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी अनल बच कैसे गया, शीतल ने हैरानी से पूछा। यह सारी कहानी तो मिस्टर अनल ही बेहतर बता सकेंगे, इंस्पेक्टर ने कहा। शीतल, मैं 50 मीटर लुढ़कने के बाद खाई में उगे एक पेड़ पर अटक गया। इतना लुढ़कने और कई छोटे बड़े पत्थरों से टकराने के कारण मैं बेहोश हो गया। तुमने लगभग 100 मीटर दूर पुलिस को घटनास्थल बताया। तुम चाहती थी कि मेरी लाश किसी भी स्थिति में न मिले। पहले दिन पुलिस तुम्हारे बताए स्थान पर ढूंढती रही, मगर अंधेरा होने के कारण चली गई। लेकिन दूसरे दिन पुलिस ने उस पूरे इलाके में सर्चिंग की तो मैं एक पेड़ पर अटका हुआ बेहोश हालत में दिखाई दिया। चूंकि यह स्थान तुम्हारे बताए गए स्थान से काफी दूर और अलग था, अतः पुलिस को तुम पर शक पहले दिन से ही हो गया था और वह मेरे बयान लेना चाहती थी। पुलिस ने तुम्हें बताए बिना मुझे अस्पताल में भर्ती करवा दिया। कुछ समय बेहोश रहने के बाद मैं कोमा में चला गया। लगभग 1 महीने के बाद मुझे होश आया और मैंने अपना बयान पुलिस को दिया। तुमसे गुनाह कबूल करवाना मुश्किल था, इसीलिए पुलिस से मिलकर यह नाटक करना पड़ा, अनल ने बताया। चलो, अब समझ में आ गया, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, शीतल बोली। मैंने तुमसे वायदा किया था कि आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे, तो यह हमारी आखिरी मुलाकात होगी। मेरी अनुपस्थिति में पिताजी का ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अनल हाथ जोड़ते हुए बोला।